शर्मा। आज हम बात करेंगे गाइनोकोलॉजी के बारे में। गाइनोकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो नीट पीजी के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट माना जाता है। स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट है ये। 24, 25, 26 क्वेश्चंस हर साल नीट पीजी में आते ही आते हैं इसके। और अगर हम इसकी देखा जाए कि कितना टफ है, तो ये टफ इतना ज़्यादा नहीं है अगर हम इसके बेसिक्स को हम क्लियर कर लेते हैं तो, क्योंकि इसके जो बाकी जो चैप्टर है, पीछे वाले जो चैप्टर है, वो सारे बेसिक्स के हिसाब से चलते हैं। अगर हम बेसिक्स का क्लियर कर लेंगे तो जो हमारे आगे वाले चैप्टर्स हैं वो हम कवर अप कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम गाइनोकोलॉजी। गाइनोकोलॉजी में सबसे पहले हम मेंस्ट्रुएशन के बारे में देख लेते हैं। मेंस्ट्रुएशन क्या है? देखिए, सबसे पहले हम एक ये हमारी फेलोपियन ट्यूब है, ये ओवरी, ये ओवम, और ये हम बना लेते हैं यहाँ पे वेजाइना। तो इसको हम वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब, ये जो नीचे हमारी ओवरी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक एक जो मॉडल है, बेस मॉडल है इसका यूट्रस का, तो वो हमने एक बना लिया है। और इसके हिसाब से हम आगे बात करेंगे। ये जो हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है हमें फेलोपियन ट्यूब के अंदर, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसका काम क्या होता है कि ओवम जैसे ही सिक्रीट होता है तो ओवम को पकड़ने का काम करता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसे हम कहते हैं फिम्ब्रिया ओवेरिका। तो इसका नाम लिख देते हैं फिम्ब्रिया ओवेरिका। फेलोपियन ट्यूब, अब इसमें ओवरी का काम होता है कि सबसे पहले हम अगर इसकी थोड़ी फिजियोलॉजी के बारे में बात करें। फिजियोलॉजी में कैसे होता है कि जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं वो कैसे फॉर्मेशन होता है, मैच्योरिटी के हिसाब से हम देखें उसकी, तो उसकी हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि प्राइमोडियल फॉलिकल्स। प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं जो एट बर्थ के ऊपर होते हैं, धीरे धीरे ये मैच्योर होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर, फिर उसके बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल्स के अंदर, टर्शरी से मैच्योर फॉलिकल एक बन जाते हैं। तो प्राइमरी फॉलिकल्स कितने होते हैं, नंबर्स कितना होता है इनका, वो हम देखेंगे इसके बारे में। प्राइमरी फॉलिकल्स जो होते हैं 20 वीक, सबसे मैक्सिमम होते हैं 20 वीक पे, 20 वीक ऑफ इंट्रायूटाइन लाइफ, उसके अंदर होते हैं 6 to 7 मिलियंस। तो एट 20 वीक 6 to 7 मिलियंस। उसके बाद एट बर्थ की बात करें, अगर एट बर्थ पे होते हैं 1 to 2 मिलियंस एट बर्थ। 1 to, धीरे धीरे कुछ मैच्योर इसमें से जो फॉलिकल्स हैं ये डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होते रहते हैं। तो लगभग लगभग प्यूबर्टी के टाइम पे 3 to 4 lakhs रह जाते हैं सिर्फ एट प्यूबर्टी। 3 to 4 lakhs। ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स है। प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स बनाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से फिर मैच्योर फॉलिकल्स जो कि लगभग लगभग 300 to 400 या फिर 500 के आसपास उसमें से प्राइमरी फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय होते हैं हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। क्यों एक ओवुलेटिव साइकिल जो है वो एनओवुलेटिव साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है? एक फीमेल जिसका मेंस्ट्रुएशन हर टाइम टू टाइम हर मंथ पे आ रहा है, वो क्यों एक ऐसी, क्यों, क्या होता है उसके अंदर, क्या एक फिजियोलॉजी उसके पीछे छुपी हुई है जिसके कारण वो एकदम से चलते चलते मेनोपॉज उसका हो जाता है? 50 ईयर्स की लाइफ के बाद क्या ऐसा होता है? आप कहेंगे कि सर न्यूट्रिशन की कमी आ जाती है, सर एज के कारण हो जाता है, तो इसका जवाब है नहीं। इसका कुछ और रीजन है जो हम देखेंगे अभी। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन ये है कि अगर हम इसी के अंदर देखें तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि एट प्यूबर्टी प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं 3 to 4 lakhs होते हैं। तो ये कैसे आगे बढ़ते हैं इनका देखते हैं। हम पहले थोड़ी सी फिजियोलॉजी के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या है कि एक साइकिल के अंदर, हर साइकिल के अंदर, हर मंथ के अंदर 28 डेज किसी का होता है, किसी का 29 डेज होता है। तो हर एक मेंस्ट्रुएशन के अंदर 1000 प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर। प्राइमरी जो होते हैं उनमें से लगभग 100 कन्वर्ट होते हैं सेकेंडरी के अंदर। इसमें से लगभग 10 फॉलिकल्स होते हैं वो टर्शरी फॉलिकल बनते हैं। टर्शरी फॉलिकल्स में से मैच्योर फॉलिकल्स निकलते हैं, जो कि एक निकलता है हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर।
अब अगर एक मैच्योर साइकिल, अगर हमें एक फॉलिकल चाहिए, उसके लिए हमें प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो होते हैं उनकी 1000 की बलगम देना पड़ेगा। अब 1000 हमें एक मैच्योर साइकिल के लिए हमें 1000 प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स देने पड़ रहे हैं, जिसके कारण हमारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स धीरे 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 कम होते जा रहे हैं। तो देखते हैं हम कितना कम हो रहे हैं। अगर एक मेंस्ट्रुअल के अंदर 1000 यूज हो रहे हैं, तो कोई भी फीमेल है 12 से 50 ईयर इतनी एज तक वो मेंस्ट्रुअल फेज के अंदर रहती है, तो लगभग 38 ईयर, एक रफ देखें तो 40 ईयर्स लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेटली। 40 ईयर्स तक कोई भी एक लेडीज है वो मेंस्ट्रुएशन फेज में रहती है, तो 40 ईयर्स के अंदर वो लगभग 4 लाख प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट कर चुकी होती है, मैच्योर फॉलिकल्स के अंदर बनाने की हेल्प कर चुकी होती है। उसके बाद इसके अंदर जो स्टोरेज था इसका प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का, वो खत्म हो चुका होता है। अब अगर स्टोरेज नहीं है, नए प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स नहीं है, तो मैच्योर फॉलिकल्स बना नहीं पाएगी। मैच्योर फॉलिकल बना नहीं पाएगी तो जो हर साल साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन हो रही थी वो एनोवलेटरी साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो यही इसका मेन रीजन है। उसके बाद हम अगर केस सिनेरियो की बात करें कि आपके पास एक कोई फीमेल आती है, सबसे पहले देख लेते हैं हम कि कैसे ऐसे मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है। तो यहाँ पे एक ओवरी है, यहाँ पे एक यूट्रस सर्विक्स, वेजाइना, फिलोपियन ट्यूब, फिम्ब्रिया, ये ओवरी हर मंथ के टाइम पे यहाँ पे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स छोटे यहाँ पे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो कि 3 to 4 लाख प्यूबर्टी के टाइम पे होते हैं। अब इनमें से कोई भी एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स मैच्योर हो जाता है और मैच्योर फॉलिकल बना लेता है। अब ये जो मैच्योर फॉलिकल है, ये आगे हम फिजियोलॉजी के अंदर बात करेंगे कि ये मैच्योर फॉलिकल जैसे ही ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन के टाइम पे ब्लास्ट करता है। तो ये जैसे ब्लास्ट करेगा तो उछलेगा, जैसे एक कैप है, अगर कैप की बात देखें, जैसे ये मान लो ओवरी है, ओवरी में से ब्लास्ट हुआ तो ये हमारे पास ये फिम्ब्रिया है। फिम्ब्रिया जो होता है ये कैच करता है इसको, ओवम को, जैसे ही ब्लास्ट हुआ निकला, इसने कैच कर लिया। फिलोपियन ट्यूब इसीलिए ओवरी के जस्ट ऊपर ही होती है इसको कैच करने के लिए। उसके बाद आगे क्या होता है कि ये यहाँ पे पहुंचा ओवम, उसके बाद जो ये जंक्शन होता है एम्प्यूला जंक्शन, यहाँ पे स्पर्म्स आते हैं, स्पर्म्स आके दोनों का मीट होता है, मीट होके एम्प्यूला जंक्शन के ऊपर दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो जाइगोट बनता है, ये जाइगोट जाता है आगे, लगभग 3 डेज का जो जाइगोट होता है वो चला जाता है यूट्रस के अंदर, 3 डेज। अब क्वेश्चन आता है कि जो इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन जो होता है जाइगोट का कौन से डेज के अंदर होता है, तो ये होता है 6 to 9 डेज। 6 to 9 डेज का जो जाइगोट होता है वो इम्प्लांटेशन करने का है। अब कोई भी एक जाइगोट है उसको इम्प्लांटेशन करना है, इम्प्लांटेशन करने के लिए उसको कुछ एक जरूरी चीजें चाहिए होती हैं, जो कि उसको क्या चाहिए होता है, उसको चाहिए होता है जो एंडोमेट्रियम है वो सिक्रीटरी फेज के अंदर हो। तो एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी फेज के अंदर लाता कौन है, तो हम देखेंगे एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी फेज के अंदर आता कैसे है। जो ये यहाँ से जो कॉर्पस ल्यूटियम था वो अलग होता है, कॉर्पस ल्यूटियम अलग जाता है। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है। प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी फेज के अंदर, उसके अंदर एक कहे तो कि जो ग्लैंड्स हैं एंडोमेट्रियम की उसके अंदर पानी भरता है। अगर ये पानी भरता है उसको सिक्रीटरी फेज के अंदर लाता है, तो जो ये जो एंडोमेट्रियम है ये सिक्रीटरी फेज के अंदर है। अगर ये एंडोमेट्रियम सिक्रीटरी फेज के अंदर होगी तो ही इम्प्लांटेशन होगा, नहीं तो ओवम का इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो इसीलिए हमें प्रोजेस्टेरोन चाहिए होता है इस फेज में। यहाँ से सिक्रीट हुआ और निकला, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम अलग हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम ने प्रोजेस्टेरोन बनाना शुरू कर दिया। प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो एंडोमेट्रियम को सिक्रीटरी फेज के अंदर ला देगा। अब सिक्रीटरी फेज के अंदर तो ला दिया, मान लीजिए कि फ्लूइड और लिक्विड तो उसके अंदर भर दिए, पर उसके लिए जो पहले से प्रिपरेशन थी वो कौन करता है, उसके लिए एक हार्मोन होता है जो कि इसको प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर लाता है एंडोमेट्रियम को। उसका नाम होता है एस्ट्रोजन।
ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, अब ये कहां से आता है? अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये सीक्रेट करते हैं फॉलिकल्स। अब देख लेते हैं इसको पूरी साइकिल को, ये कैसे वर्क करती है, देखिए मोटा मोटा देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम आगे फिजियोलॉजी में फिर से एक बार इसको पढ़ेंगे, एक बार यहीं पे देख लेते हैं कि मान लीजिए कि कोई भी एक फॉलिकल्स है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो मैच्योर फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होता है, मैच्योर फॉलिकल के अंदर जैसे कन्वर्ट होगा तो फॉलिकल जो है वो एस्ट्रोजन सिक्रेट करेगी, एस्ट्रोजन जो होगी वो एंडोमेट्रियम को प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर ले आएगी। अगर ये एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर आ जाएगी, इतनी देर में जो हमारा ओवम होगा वो रिलीज हो जाएगा। ओवम रिलीज हुआ, फिम्ब्रिया ने कैच किया, फिम्ब्रिया ने कैच किया, एम्प्यूला जंक्शन में पहुंच गया, उधर से स्पर्म आ गया। उसके बाद एक चीज और इसमें रहेगी कि इसकी लाइफ कितनी होती है। अब ओवम की लाइफ होती है 24 to 48 आवर्स। ये ओवम अगर स्पर्म इसको 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर मिल जाता है तो हो जाएगा उनका फर्टिलाइजेशन। अगर नहीं मिलता तो ये क्या करेगा, डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, जिससे कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट हो जाएगी और प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन आ जाएगी। ये सब अगले मंथ में फिर से। तो हम अगर यहाँ पे स्पर्म आ जाता है, दोनों का जंक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से आगे बढ़ते हैं, थर्ड डे के अंदर ये एंडोमेट्रियम के अंदर चले जाते हैं। एंडोमेट्रियम जो है प्रोजेस्टेरोन के कारण पहले से ही सिक्रीटरी फेज के अंदर है, प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट हुआ था कॉर्पस ल्यूटियम के कारण सिक्रीटरी फेज के अंदर है, यहाँ पे आके फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, 6 to 9 डेज के अंदर इम्प्लांटेशन उसका हो जाएगा। अब ये तो हमने की, इसमें तो क्या था कि पहले वाले फर्स्ट केस में क्या था कि हमारे पास स्पर्म आया, दोनों का जंक्शन हुआ, एम्पुलर जंक्शन के ऊपर दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से आगे बढ़ते हैं और जाइगोट बन जाता है। अगर बाई चांस स्पर्म ना आए, यहाँ पे ओवम वेट करता रहे कितने दिनों तक वेट करेगा, 24, 26, 28, 38, 48 आवर्स तक मैक्सिमम। 48 आवर्स के बाद वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा। डीजनरेट होगा तो स्पर्म नहीं आया तो फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद जो हमारा प्रोजेस्टेरोन बन रखा है, ये इसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा। इसका लेवल क्यों डिक्रीज हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम का। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है, ये क्वेश्चन आता है नीट पीजी के अंदर, जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है ये कब डीजनरेट होना शुरू होता है, तो ये हम यहीं पे लिख लेते हैं कि 9th to 10th डे के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो डीजनरेटिव होना शुरू हो जाता है। और मैक्सिमम जो डीजनरेशन होता है, फुल डीजनरेशन जो होता है कॉर्पस ल्यूटियम का, वो होता है 14 to 50 डेज में। ये जो डेज हैं ये ओवम के रिलीज होने के बाद के डेज हैं, ना कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के डेज। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो 14 पे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मिड साइकिल डे होता है, जो 14 डे पे होता है, उसके अगर 10 डेज ऐड करते हैं तो 24 डेज बनता है। और मैक्सिमम जो होते हैं 15 दिनों तक पूरा का पूरा जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है वो डीजनरेट हो जाता है, और 28 डेज की 29 डेज के आसपास। आगे देखते हैं कि मिड साइक्लिक पेन क्या होता है। मिड साइक्लिक पेन के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या होता है। कि जैसे मैंने यहाँ पे कहा था कि यहाँ पे ओवम रिलीज होता है, ओवम रिलीज होगा तो जैसे ही ओवम रिलीज होगा तो ब्लास्ट होगा, उसी ब्लास्ट के टाइम पे यहाँ से कुछ ब्लड भी साथ में निकलेगा। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, ओवरी ओवम सिक्रीट फेज में आया, ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होते ही यहाँ से थोड़ा सा ब्लड जो है यहाँ पे आके गिर जाएगा। यहाँ पे होता है हमारा यूट्रस के जस्ट पीछे होता है पाउच ऑफ डगलस, और तो कोई जगह है नहीं उस ब्लड को बाहर निकलने के लिए, तो ये जो ब्लड है ये पाउच ऑफ डगलस के अंदर आके इकट्ठा हो जाएगा। तो इसीलिए जो मिड साइक्लिक पेन होता है, जिसे हम मिट्रल शिमर्स कहते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं मिट्रल शिमर्स। मिट्रल शिमर्स जो होता है ये हर मंथ पे चेंज होता है। रेफर एक मंथ अगर राइट साइड में आ रहा है तो अगले मंथ जो होता है वो लेफ्ट साइड आएगा, जो जिस मंथ में जो ओवरी काम करती है उसी साइड में होता है। तो मिड ये 14 डेज के अंदर होता है। जैसे ही ओवुलेशन हुआ, ब्लड इकट्ठा हुआ, ब्लड यहाँ पे इरिटेट करेगा तो यहाँ पे पेन होगा। और एक बात देखें कि जैसे यहाँ पे ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट के टाइम पे जहाँ पे भी ब्लड का सिक्रीशन होता है, जहाँ पे भी डैमेज होता है, वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन्स का सिक्रीशन होता है, तो यहाँ से निकलेंगी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स है ब्लड सर्कुलेशन के अंदर चली जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन से जाके ये आ जाएंगी हमारे मायोमेट्रियम के अंदर इकट्ठी हो जाएंगी। जैसे ही हमें फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल को आगे कंटिन्यू करना है, तो ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये मायोमेट्रियम को इरिटेट करेंगी। जैसे ही मायोमेट्रियम इरिटेट होगी तो मायोमेट्रियम की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने से मेंस्ट्रुएशन
ब्लड जो है बात करते हैं कि जो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो सीक्रेट हो रहे थे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं डिपॉजिट हो जाते हैं मायोमेट्रियम के अंदर। मायोमेट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करती है, इससे इरिटेट होकर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो वहाँ पे होगा पेन। उस पेन को हम कहते हैं डिस्मेनोरिया, पेन ड्यूरिंग दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल जब ब्लीडिंग होती है उस टाइम पे जब पेन होता है उसे कहते हैं डिस्मेनोरिया। ये जो डिस्मेनोरिया होता है ये 3 टाइप्स का होता है। हम आगे बात कर लेते हैं इसके ऊपर, डिस्मेनोरिया के ऊपर बात करें, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। पहला जो होता है प्राइमरी, प्राइमरी जो होता है डिस्मेनोरिया, ये क्या होता है कि जैसे ही ब्लीडिंग शुरू होनी है किसी फीमेल को, उससे जस्ट 30 मिनट्स पहले ऑनसेट होता है और तब तक चलता है जब तक कोई एक जो साइकिल है वो ऑफ ना हो जाए, बंद ना हो जाए, 30 मिनट्स। दूसरे नंबर पे बात करते हैं सेकेंडरी की। सेकेंडरी जो होता है ये किसी कारणवश, जो प्राइमरी होता है नेचुरल होता है, जो सेकेंडरी होता है ये किसी भी कारणवश, जैसे कि कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज आ गई, कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीज है या फिर कोई एंडोमेट्रियोसिस है, एंड उसके कारण भी जो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया तब होता है। इसमें क्या होता है कि 3 to 4 डेज प्रायर होता है, पहले वाली जो मेंस्ट्रुएशन है उससे पहले 3 से 4 दिन पहले। थर्ड नंबर पे आती है, प्राइमरी थी, सेकंड नंबर पे सेकेंडरी थी, थर्ड नंबर पे आती है मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि नॉर्मली जो हम जो प्राइमरी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया होता है ये ठीक है, इसके अंदर उसके बाद आता है मेम्ब्रेनस। मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया में क्या होता है कि जो फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम होता है हमारा, कोई भी एक यूट्रस है, यूट्रस के अंदर यहाँ पे शेडिंग हुई, शेडिंग होते ही यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा सारा ब्लड, यहाँ पे ब्लड हुआ इकट्ठा। अब अगर नॉर्मली जनरली क्या होता है कि हमारा जो फाइब्रोलाइसिन होता है वो क्या करता है, इस ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता नॉर्मल इन जनरली। अगर ये ब्लड क्लॉट हो जाएगा, अगर फाइब्रोलाइटिक सिस्टम नहीं होगा या फिर ढंग से एक्टिव कर रहा है या फाइब्रोलाइटिन की कमी है, तो उससे क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ये जो ब्लड क्लॉट है ये वैसा का वैसा उसी फॉर्म में, बिल्कुल सेम यूट्रस की फॉर्म में बाहर आ जाएगा, जो कि आएगा 3 से 4 महीने तक। पहले तो ब्लीडिंग आएगी नहीं बिल्कुल भी, उसके बाद ये एकदम से ये पूरा पूरा एक मास जो होगा, बिल्कुल एक यूट्रस की फॉर्म में एक मास होगा जो कि बाहर आ जाएगा और बाहर आएगा, और उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेनस डिस्मेनोरिया। उसमें पेन बहुत होता है। पेन तो उसमें होगा क्योंकि इतना बड़ा मांस का टुकड़ा है, उसको बाहर आने के लिए सर्विक्स का माउथ जो होता है काफी ब्रॉडली खुलना पड़ेगा, जो मसल्स होंगे उसको बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा, इसलिए काफी बहुत ज्यादा होता है इसमें डिस्मेनोरिया थर्ड फॉर्म जो होती है। उसके बाद हम इसमें लास्ट एंड फाइनल ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि अगर डिस्मेनोरिया होता है उसको बहुत तेज की किसी लड़की को असहनीय पेन दर्द होता है तो उससे हम कैसे प्रिवेंट करेंगे। ट्रीटमेंट जो होता है, ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले एनएसएड्स दे सकते हैं। एनएसएड जो होते हैं मेफेनेमिक एसिड हम इसमें दे सकते हैं, जिसमें मेफ्टाल्सपास काफ़ी कॉमन नेम है, वो हम इसमें काफ़ी यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे एंटीस्पाज्मोटिक ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे कि डाइसाइक्लोमिन वगैरह हम दे सकते हैं इसमें। थर्ड नंबर पे जो इसमें मेजरली यूज़ करते हैं वो होती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ओसीपीज। ओसीपीज का जो फंक्शन होता है क्या करता है कि जो ये क्या करता है कि एनओवुलेटरी साइकिल, इसमें ओवम सीक्रेट नहीं होता। इसमें एक चीज जो कि आपको काफी दिमाग में रखनी है कि चीज सिर्फ कि जो एनओवुलेटरी साइकिल होती है वो नॉन पेनफुल होती है, जो ओवुलेटरी साइकिल होती है वो पेनफुल होती है। किसी भी अगर ओवुलेटरी साइकिल को हम नॉन ओवुलेटरी साइकिल के अंदर कन्वर्ट कर दें तो वो पेनफुल नहीं रहेगी, वो पेनलेस हो जाएगी। इसीलिए हम इसी कंसेप्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं, इसी को हम ओसीपीज देते हैं। ओसीपीज से क्या होगा कि जो ओवुलेटरी साइकिल होगी वो एनओवुलेटरी साइकिल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे कि पेन नहीं होगा, हमें सिर्फ पेन ही रोकना है इसलिए। थर्ड नंबर पे हम अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, जो सर्विक्स होगी, सर्विक्स को हम डायलेटर डाल के इसको हम यहाँ से खुले देंगे, जिससे कि सर्विक्स जो कि डायलेट हो जाएगी। डायलेट होगी तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करने की मसल्स को जरूरत नहीं पड़ेगी और ये इजीली बाहर आ जाएगा। फोर्थ नंबर पे अगर इसमें देखें कि क्या चीज़ें हो सकती हैं, जो कि एक पहले के ज़माने में क्या था कि जो दादी यूज़ करती थी, उसमें क्या था कि एक गर्म बैग लेती थी, उसके अंदर गर्म पानी डालती थी, गर्म पानी डाल के पेट के ऊपर रख देती थी। पेट के ऊपर रखने से क्या होता था कि जो हमारी जो ऊपर की स्किन की जो काफ़ी ज़्यादा सेंसेशन होती है, ये सिर्फ इसी के सिग्नल्स जाते थे, जो डीप हमारा पेन होता है उसके सिग्नल्स जाते नहीं थे ब्रेन के ऊपर, इसलिए हमारा जो इसका जो पेन है वो कम हो जाता था। उसके बाद हम क्या चीज़ें इसमें यूज़ कर सकते हैं, हम फोर्थ नंबर पर हम यूज़ कर सकते हैं इसमें हम फोर्थ नंबर पे यूज कर सकते हैं
प्री सेंट्रल नर्व ऑब्लिगेशन। हम क्या करते हैं, जो सेंट्रल नर्व होती है, जो सिग्नल्स लेके जाती है ब्रेन के पास, उसी को कट कर देते हैं ताकि हम डिसमेमोरी रोक सकें। अगर सिग्नल जाएगा नहीं तो पेन नहीं होगा। इसको हम काफ़ी आजकल यूज़ नहीं करते, ज़्यादा कॉमनली यूज़ नहीं करते, बहुत ज़्यादा पेन होता है तभी हम इसको यूज़ करते हैं। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके अंदर ज़्यादा फेमस है, हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादा कुछ फेमस नहीं है। तो यही था आज के लिए बस। अगली वीडियो के लिए हम आगे के टॉपिक्स बनाएंगे, जो कि इसकी फिजियोलॉजी है, मेंस्ट्रुएशन फिजियोलॉजी, उसके ऊपर टॉपिक बनाएंगे, जो काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो